दोस्तों, पिछले सीजन में जैसे ही लूसरिस वेलारियन मारा गया, पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई थी। उसके बाद जो कदम उठाया गया उसने जंग की दिशा ही बदल दी। किंग्स लैंडिंग पर घेराबंदी शुरू कर दी गई। अब आप तो जानते ही हैं, स्टेपस्टोन्स के व्यापारिक रास्तों पर वेलारियन परिवार का राज चलता था। इस ताकत को उन्होंने खुलकर इस्तेमाल किया। समुद्र पर ऐसी नाकाबंदी की गई कि कोई भी जहाज किंग्स लैंडिंग तक पहुंच ही न पाए। खाना पानी की हर सप्लाई काट दी गई। सोचिए, जब राजधानी की गलियों में भूख और हताशा छाने लगे तो दुश्मनों के पास बच ही क्या जाएगा। यही था वेलारियंस का असली खेल, युद्ध से पहले ही दुश्मनों को भूखा मारना। हालांकि डेमन तो इससे भी संतुष्ट नहीं था। उसने महारानी रैनीस से गुजारिश की, आपके नाती की हत्या हुई है, बदला तो लेना ही होगा। एमंड और उसके बूढ़े ड्रैगन वेगा को खत्म करना जरूरी है। डेमन जानता था कि उसका कैरेक्सीज अकेले वेगा के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि रैनीस और उसका मीली साथ दें तो दोनों मिलकर ईमुंड और वेगा का अंत कर सकते हैं। मगर रैनीस हाल ही में स्टेपस्टोन्स की नाकाबंदी से लौटी थी, थकी हुई थी और उसका ड्रैगन भी भूख से कमजोर था। ऐसे में उसने साफ मना कर दिया। दूसरी ओर एक लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद जैकेरिस वेलारियन उत्तर की ओर पहुंच चुका था। उसका गंतव्य था हाउस स्टार्क, वो घराना जो अपनी वफादारी और अटल शपथों के लिए पूरे वेस्ट्रोस में मशहूर था। जैकेरिस ने राजा क्रेगन स्टार्क के सामने अपनी व्यथा रखी। उसने कहा, सदियों से जिन 7 राज्यों को एक धागे में पिरोया गया था वो अब टूटने की कगार पर है। लोग अपने किंग विजरीज और उनके उत्तराधिकारी के प्रति ली हुई शपथ को भुला बैठे हैं। जंग होनी तय है। हाई टावर घराना उन पर हमला करने वाले हैं। क्रीगन स्टार्क ने बिना देर किए अपनी सेना को दक्षिण भेजने की हामी भर दी। स्टार्क्स के बारे में यही तो खास बात थी, वो कभी कसम नहीं तोड़ते। जैकेरिस के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण चमकी ही थी कि तभी एक काला कौवा, एक रेवेन बुरी खबर लेकर उतरा। जैसे ही संदेश पढ़ा गया, अपने छोटे भाई की मौत की खबर ने जैकेरिस को भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सीधा वापस ड्रैगनस्टोन लौटा। वहां मां के सामने खड़ा होकर टूटी हुई आवाज में बस इतना कह पाया, नॉर्थ हमारे साथ है। और फिर मां को गले लगाकर फुट फुट कर रो पड़ा। उधर किंग्स लैंडिंग में दीवारों पर तैनात किए गए थे स्कॉर्पियन, ऐसे घातक हथियार जो एक ही वॉर में ड्रैगन को धराशायी कर सकते थे। हर पहरेदार की निगाहें आसमान पर जमी रहती, मानो अगले ही पल कोई आग उगलता दैत्य उन पर टूट पड़ेगा। हवा में बेचैनी तैर रही थी, हर दिल की धड़कन तेज। और तभी काले बादलों को चीरती हुई एक विशाल छाया दिखाई दी। सैनिकों के हाथ तनी हुई रस्सियों पर कस गए, आंखें शिकारी की तरह चमक उठीं। लेकिन जैसे ही पहचान हुई ये दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना वेगा है, तभी जाकर सबने राहत की सांस ली। डर और तनाव से घिरे इस माहौल में राजा एगोन की पत्नी की हालत और भी विचित्र थी। उसे ड्रैगनों से नहीं बल्कि चूहों से डर लगता था। महल में ऐसे फैले थे मानो खुद कोई छिपा हुआ श्राप। एगोन ने इस बात को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था, बड़ा बकलोल, जल्दबाज और अक्सर बेवकूफी भरे काम करने वाला। उसके 2 बेटे थे और उनके लिए वो किसी भी हद तक चला जाता, यहां तक कि काउंसिल के बड़े बड़े सदस्यों को भी सबके सामने अपमानित कर देता। और आज तो उसने हद ही कर दी। लैनिस्टर टाइलैंड को ही मजाक उड़ाते हुए कह बैठा, तुम तो घोड़ी बनने के लायक हो, मेरे बेटे के सामने घोड़ी बनो। माहौल तन गया, काउंसिल में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी उसकी मां एलिसेंट ने अपनी सूझबूझ से मामला संभाल लिया। हालांकि उसकी मां भी कुछ कम नहीं थी। चालाकी और महत्वाकांक्षा उसके असली हथियार थे। उसने अपनी ही सहेली से गद्दी छीन ली। इतना ही नहीं, उसके पूर्व प्रेमी तक को अपने खेल में लपेट लिया। उसे किंग्स गार्ड का सेनापति तो बनाया ही, प्रेम जाल में भी फंसा ली। सर क्रिस्टन कोल को लगता था कि रानी उस पर फिदा है, उसके प्यार में डूबी हुई है। असलियत ये थी कि वो सिर्फ मोहरा था और एलिसेंट शतरंज की असली खिलाड़ी। अब असली चुनौती उनके सामने खड़ी थी, ड्रैगनस्टोन और रिवर रन की समुद्री राहों की नाकाबंदी को तोड़ना। काउंसिल में खामोशी छाई हुई थी। तभी राजकुमार एमोंड ने अपनी चाल रखी। उसने कहा, हमारे पास राजा का सनफायर है और मेरे साथ वेगा। इन दोनों की ताकत से हम रिवर रन के सभी लॉर्ड्स को घुटनों पर ला सकते हैं। उनके किलों और नाकाबंदियों को आग में झोंक कर राख बना देंगे। वैसे भी ड्रैगनस्टोन की घेराबंदी को तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में रिवर रन को निशाना बनाना ही सबसे अच्छा रास्ता था। इसके लिए वो बहुत पहले ही हैरनहॉल के लॉर्ड टली यानी लैरी स्ट्रॉन्ग के मामा के पास रेवेन भेज चुके थे। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया था। योजना ये बनी कि पहले हैरनहॉल को कब्जे में लिया जाए, क्योंकि पूरे रिवर रन में
हैरनहॉल इकलौता ऐसा बड़ा किला था जहां ड्रैगन युद्ध के बाद सुरक्षित तरीके से विश्राम कर रहते थे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें महफूज दीवारों से बाहर निकलना पड़ता, और यहीं रानी ने सख्ती से रोक लगा दी। उसका डर जायज भी था, क्योंकि इस वक्त ड्रैगन उनके पास कम थे और दुश्मनों के पास ज्यादा। अगर जरा सी चूक हो गई और सनफायर या वेगा में से कोई मारा गया तो उनकी लड़ाई, उनकी कहानी सब वहीं खत्म हो जाता। इसलिए रानी ने साफ कह दिया, हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इधर लैरी स्ट्रॉन्ग ने रानी से बिना पूछे ही उनकी दासियों को बदल दिया था, क्योंकि महल में काफी सारे जासूस मौजूद थे जो पैसों के लिए उनकी बातें बाहर जरूरतमंदों को बेचते थे। एक तरह से ये उनका धंधा था। हालांकि सभी जासूसों की पहचान करना मुश्किल था, इसलिए लैरी स्ट्रॉन्ग ने उनकी मालकिन लेडी माइसारिया को खत्म करने का आदेश दे दिया था। उसका तर्क साफ था, अगर मालिकिन को ही खत्म कर दिया जाए तो बिना आदेश के जासूस बेकार हो जाएंगे। रानी ने संक्षेप में कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। लेकिन जासूसों की मालकिन लेडी मैसरिया को किसी तरह इसकी भनक लग गई और वो रातों रात किंग्स लैंडिंग से फरार हो गई। पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रास्ते में ही वो ड्रैगनस्टोन की नाकाबंदी में फंस गई। वहां सर एरिक तैनात था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और पकड़कर सीधे डेमन के सामने ले गया। डेमन उसे देखते ही भड़क उठा, क्योंकि मैसारिया किसी की सगी नहीं थी। उसने पैसे के लालच में डेमन की भी जासूसी की थी और वही जानकारी ऑटो हाईटावर को देती थी। में उसकी हालत ऐसी हो गई, अब ना वो घर की रही ना घाट की। गुस्से में डेमन ने उसे जेल में डलवा दिया। उधर रानी रैनीरा पूरे दिन अपने बेटे की लाश को तलाशती रही। घंटों की खोज के बाद आखिरकार उसे उसके कुछ बिखरे हुए हिस्से मिले। बेटे की यह हालत देखकर उसका खून खौल उठा। वह गुस्से से भरी काउंसिल में लौटी और सबके सामने फरमान सुना दिया। उसे चाहिए बस एक चीज, एमोन टारगेरियन का सिर। उसी रात डेमन ने लेडी माइसारिया से सौदा किया। उसे ऐसे लोगों के नाम चाहिए थे जो शाही महल की दीवारों के भीतर आसानी से दाखिल हो सकें। बदले में माइसारिया को आजादी मिलनी थी। माइसारिया ने एक नहीं बल्कि 2 नाम उसके हवाले कर दिए। बस फिर क्या था, डेमन चुपके से किंग्स लैंडिंग पहुंच गया। वहां उसके अपने आदमी पहले से ही हर कोने में मौजूद थे, इसलिए उसे शहर के अंदर प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने माइसारिया के बताए हुए उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जो एगोन के लिए चूहे पकड़ता था। उनके हवाले बस एक ही काम सौंपा गया, प्रिंस एमुंड को मौत के घाट उतारना। बदले में उन्हें पोटली भरकर सोने के सिक्के दिए गए और काम पूरा होने पर इससे भी बड़ी इनाम की गारंटी दी गई। वे इसके लिए तैयार तो हो गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिसे मारना था उसे वे पहचानते ही नहीं थे। तब डेमन ने उसका हुलिया बता दिया। वो लड़ाई में बेहद माहिर है, उसके बाल सफेद हैं और सिर्फ एक ही आंख है। सब कुछ समझ लेने के बाद वे महल की सुरंग के रास्ते भीतर घुस गए। उस चूहे पकड़ने वाले को तो एगन पहचानता ही था, इसलिए उन्हें अंदर घुसने में कोई मुश्किल नहीं हुई। सीढ़ियां चढ़ते हुए वे उस मंजिल पर पहुंचे जहां शाही परिवार रहता था। थोड़ी देर तक चूहे पकड़ने का नाटक करने के बाद उन्होंने क्वीन हेलेना को पकड़ लिया। उसके दोनों बेटे पास ही सो रहे थे। हेलेना की गर्दन पर चाकू रखकर उन्होंने उससे उगलवाया कि दोनों में असली उत्तराधिकारी कौन है। अगर वो चुप रहती तो वे दोनों बच्चों को वहीं मार डालते। मजबूरी में उसने बड़े बेटे को उनके हवाले कर दिया और छोटे को लेकर भाग निकली। इस बीच वे घुसपैठिए बच्चे का सिर कलम करने में जुट गए। उधर हेलेना घबराहट में भाग तो आई, मगर समझ नहीं पा रही थी कि कहां जाए। अचानक वो क्वीन एलिसेंट के कक्ष में घुस गई और सारी घटना बता दी। शायद अगर उस वक्त क्रिस्टन कोल बाहर पहरे पर होता तो ये नौबत नहीं आती। इस घटना के तुरंत बाद ही राजमहल में अफरा तफरी मच गई, यहाँ तक कि पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। अपने बेटे के वियोग में राजा पागल सा हो उठा और उसी पल काउंसिल की मीटिंग बुलाकर सबके सामने क्रिस्टन कोल पर टूट पड़ा, क्योंकि शाही परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर थी। और जब कोल ने सफाई दी कि घटना के वक्त वो सो रहा था तो राजा आपे से बाहर हो गया। लेकिन असलियत इतनी घिनौनी थी कि वो सबके सामने कह भी नहीं पा रहा था। तभी लैरी स्ट्रॉन्ग खबर लेकर पहुंचा कि कातिल पकड़ा जा चुका है। वो राजकुमार का सिर एक थैले में लेकर गेट से भागने की कोशिश कर रहा था। लैरी स्ट्रॉन्ग उसी वक्त उससे पूछताछ करने गए, लेकिन उस कातिल ने बिना किसी जबरदस्ती के ही सब कुछ उगल दिया, बस इतनी शर्त पर कि उसकी जान बख्श दी जाए। मगर राजा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। रहनीरा को बदनाम करने के लिए ऑटो ने राजकुमार की अंतिम यात्रा धूमधाम से निकलवाई, ताकि जनता की सहानुभूति मिल सके और सबको लगे कि तख्त की लालच में रहनीरा कितनी नीच हरकत कर सकती है। जब ये खबर रहनीरा तक पहुंची तो वो पूरी तरह पागल हो उठी, क्योंकि उसने तो एगन का सिर मांगा था, लेकिन डीमन ने तो बच्चे को ही मरवा डाला।
डीमन ने साफ किया कि यह गलती से हुआ है। इसी मसले को लेकर उसके और डेमन के बीच खटपट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि डेमन सुबह होते ही रिवर रन की मोर्चाबंदी संभालने निकल पड़ा। अब रैनीरा को हर कदम पर सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया था। कभी भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए उसने डेमन की बड़ी बेटी बेला को किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने का आदेश दिया। ये काम बेला के लिए मुमकिन था क्योंकि उसके पास मून डांसर नाम का ड्रैगन था। इन दिनों लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे सर लेनोर वेलारियन, जिन्हें सब मृत मान चुके थे, का ड्रैगन लगातार बेचैन रहने लगा था। शायद उसे किसी नए राइडर की तलाश थी, लेकिन सदियों से माना जाता था कि ड्रैगन सिर्फ वलीरियन खून वाले राइडर चुनते हैं। टरगारियन और वेलारियन घरानों में यह खून था, इसीलिए ड्रैगन उन्हें ही चुनते थे। और यही समस्या थी, क्योंकि ड्रैगनस्टोन में 9 ऐसे फालतू ड्रैगन थे जिनका कोई राइडर नहीं था। अगर उनका राइडर होता तो रानी रहांगियरा और भी सशक्त हो सकती थी। दूसरी तरफ मंदबुद्धि राजा ने अपने बेटे के दूसरे कातिल को नहीं पकड़ पाने के गुस्से में महल के सारे चूहे पकड़ने वालों को फांसी पर लटकवा दिया था। इस हरकत से ओटो आगब बूला हो उठा, क्योंकि बच्चे की हत्या से जो सहानुभूति उन्होंने हासिल की थी वह खत्म हो जाएगी। लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें बस बदला चाहिए था, और ऑटो के रहते यह संभव नहीं था। इसलिए राजा ने ऑटो की उपाधि सर क्रिस्टन कोल को दे दी, क्योंकि उनके विचार एक दूसरे से मिलते जुलते थे। सर क्रिस्टन कोल ने बिना काउंसिल की अनुमति लिए रैनीरा को मारने के लिए सर आरिक को भेज दिया था, जो अकेले जाकर अपने भाई की नकल करेगा और रैनीरा को खत्म कर देगा। ऑटो उन दोनों की नादानी पर भड़क उठा और याद दिलाया कि असल में एगन को तख्त विजरीस ने नहीं सौंपा था, बल्कि ऑटो ने उसे राजा बनाने के लिए कई दांव पेंच खेले थे। उनके हटाए जाने के बाद सब चौपट हो जाएगा, ये कहकर वो चले गए। दूसरी ओर लेडी माइसारिया के पेट में डीमन का बच्चा पल रहा था। अब ये कोई राज नहीं रह गया था कि जब भी डेमन किंग्स लैंडिंग आता तो उसकी रातें अक्सर माइसारिया के साथ ही बीतती थीं। जैसे ही रैनारा को ये खबर मिली, उसने चौंकाने वाला फैसला लिया। गुस्से की जगह रहम दिखाया और माइसारिया को आजाद कर दिया। वो अब पूरे वेस्टरोस से बाहर जहां चाहे वहां जाने के लिए बिल्कुल मुक्त थी। सैनिक उसे छोड़ने ले जा रहे थे कि तभी उसकी नजर सर एरिक पर पड़ी, लेकिन वो तो रैनीरा के साथ थे। मिसारिया ने तुरंत पहचान लिया कि ये एरिक नहीं, बल्कि उसका जुड़वां भाई अरिक है। वो जान गई कि कुछ गड़बड़ है, मगर उस पल चुप रही। अरिक ने सबको धोखा देकर खुद को एरिक की जगह पेश किया और रात की पहरेदारी संभाल ली। मौका मिलते ही वो रैनीरा की हत्या करने जा पहुंचा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि एरिक को पहले ही इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी थी। दोनों भाई आमने सामने आ गए और रैनीरा किसी तरह जान बचाकर पीछे हटती रही। जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार एरिक मारा गया, लेकिन अपने बड़े भाई को खोने का दुख एरिक झेल न सका और उसने भी खुद को खत्म कर लिया। उस रात रैनीरा जिंदा बची तो सिर्फ माइसारिया की वजह से, क्योंकि वो आधे रास्ते से पलटकर वापस आ गई थी। रैनीरा ने भावुक होकर पूछा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई है। माइसारिया ने सीधी मांग रखी। वो भले ही पहले तवायफ रह चुकी थी, लेकिन अब उसे पूरा सम्मान चाहिए था और रैनारा की सभा में अपनी जगह, क्योंकि माइसारिया के दिल में भी हाईटावर परिवार के खिलाफ आग जल रही थी। उन्होंने उसके घर जला डाले, उसे मारने की कोशिश की थी, जबकि वो इतने सालों से उनके लिए काम कर रही थी। हालांकि ये हमला सीधे ऑटो हाईटावर का नहीं, बल्कि लैरी स्ट्रॉन्ग का था, जिसने रानी की सहमति लेकर ये सब करवाया था। अब एक बात साफ हो चुकी थी, ड्रैगनस्टोन अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। रैनीरा और उसके बच्चों के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती थी। यही सोचकर उसने दिल पर पत्थर रखकर एक अहम फैसला लिया। उसने डेमन की छोटी बेटी रेना को अपने छोटे बेटे जॉफ्री की जिम्मेदारी सौंप दी। आज से वही उसके लिए माँ बाप सब कुछ होगी। उसे जॉफ्री को लेकर वेल जाना होगा, रैनीरा की बड़ी बहन के पास। वहां वे सुरक्षित रहेंगे। वेल की महारानी एक ड्रैगन के बदले अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजने का वादा की थी। रैनीरा ने इसके बदले भेंट के रूप में 2 ड्रैगन के बच्चे भेजे, साथ ही 4 अंडे रैना के हवाले किए, ताकि अगर यहाँ सब कुछ तबाह भी हो जाए तो भी उसके पास भविष्य में ताकतवर ड्रैगन होंगे। उधर डीमन अकेले रिवर रन जाकर हैरन हॉल पर कब्जा कर चुका था। दरअसल हैरन हॉल के लॉर्ड ग्रोवर टली रैनीरा के ही पक्षधर थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका अनुमान था कि लैरी स्ट्रॉन्ग ने ताकत हथियाने के लिए अपने भाई और बाप को मरवा दिया, यहाँ तक कि वो यहाँ का सारा खजाना भी लेकर भाग गया। इसलिए वो अपने भतीजे लैरी स्ट्रॉन्ग को जूते बराबर समझते थे। डीमन ने हैरन हॉल को अपना गढ़ बना लिया है। ये बात जैसे ही राजा को पता चली, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया। वैसे उन्हें पता था कि डीमन की कोई सेना नहीं है
और वो जब तक रिवरलैंड्स के सभी घरानों को एकजुट कर सेना तैयार करें, उससे पहले किंग्स लैंडिंग उन पर हमला कर दे तो बात बन सकती थी। सेनापति ने फौरन इस पर एक्शन लिया कि वो रैनीरा के साथ जो क्राउनलैंड्स घराने हैं उन्हें हराकर वो अपनी तरफ कर लेगा। उसके बाद वो पूरी ताकत से रिवरलैंड्स पर हमला करके हर्रेनहाल को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन रानी इसके लिए तैयार नहीं हुई, पर अंतिम फैसला तो राजा का ही था। उन्होंने कोल को इसकी छूट दे दी। जल्द ही सेना को तैयार किया गया, जिसमें एलिसन का भाई सर ग्वेन हाईटावर भी शामिल हुआ, जिसके बाद वो सेना लेकर जंग के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ रैनीरा के काउंसिल में अलग ही बवाल मचा हुआ था, क्योंकि वेल और नॉर्थ की सेना पर वे पूरी तरह डिपेंड थे। लेकिन जब तक वे यहाँ आए कहीं देर न हो जाए। कुछ लोग सुझाव दिए कि ड्रैगन्स को मैदान में उतारा जाए, लेकिन रैनीरा इसके सख्त खिलाफ थी। उसने सेना के आने तक इंतजार करने का फैसला किया और निगरानी बढ़ा दी। अगले दिन कोल अपनी छावनी को जंगल में छिपाकर स्काउटिंग करने निकला था। इधर बेला भी स्काउटिंग कर रही थी और तभी उसने कोल की टुकड़ी को देख लिया। कोल और ग्वेन हाईटावर जान बचाकर तेज घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल की तरफ भाग गए। बेला ने आखिरी तक उनका पीछा किया और उन्हें डराकर वापस लौट आई, क्योंकि रानी ने उसे सिर्फ स्काउटिंग करने की इजाजत दी थी, हमला करने की नहीं। अब उन्हें पता चल गया है कि कोल उन पर आक्रमण करने वाला है। रुक्स रेस्ट के लॉर्ड साइमन ये जानते ही रैनीरा से विनती किए कि उन्हें वापस रुक्स रेस्ट लौटने की अनुमति दे, ताकि वे जंग की तैयारियां कर सके। साथ ही काउंसिल के सारे लॉर्ड्स रानी पर चढ़ बैठे कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। कोल रुकेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर अपने ड्रैगन्स का भी सहारा लेगा। आखिरकार रैनीरा ने खुद कोल का सामना करने का फैसला किया, लेकिन अगर क्वीन ही मर गई तो वे ऐसे ही लड़ाई हार सकते थे। तब ड्रिफ्टमार्क की महारानी रेनीज वेलारियन ने फैसला लिया कि वह कोल का सामना करेंगी। वैसे भी उनके पास ड्रिफ्टमार्क की सबसे बड़ी और तेज तर्रार ड्रैगन मीलिस थी। दूसरी तरफ कोल डार्कलिन घराने को हरा चुका था। उसकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जल्द ही वो रुक्स रेस्ट के किले पर भी पूरी सेना के साथ चढ़ाई कर दिया। लॉर्ड साइमन के पास कोल का सामना करने जितना सैनिक भी नहीं थे, पर किले की रक्षा तो करनी ही थी, या फिर कोल के सामने घुटने टेकना पड़ता। युद्ध की शुरुआत हुई और तभी रेनीस अपने ड्रैगन को लेकर आ धमकी। उसने पल भर में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। जो भी मेलिस के जद में आया वो जलकर राख हो गया। इतने में राजा एगन्स भी अपना ड्रैगन लेकर आ धमके। चूंकि उनके ड्रैगन को जंग का कोई तजुर्बा नहीं था, जबकि मिलिस ने अनगिनत युद्ध लड़े थे, उसने राजा के ड्रैगन को हवा में ही दबोच लिया। राजा और उसका ड्रैगन कभी भी मारा जा सकता था। इसी बीच वेगा की एंट्री हुई। राजा को लगा कि अब उसका भाई उसे बचा लेगा, लेकिन उसने अपने भाई को ही जला डाला। वो जंगल के बीच जा गिरे। रेनिस चाहती तो अब वापस लौट सकती थी, लेकिन उसने मेलिस को अटैक करने का आदेश दिया। पर वेगा के सामने वो भी बहुत छोटी थी। फिर भी उसने पंजे चलाए तो वेगा ने उस पर आग बरसा दिया। इस बीच वो लड़ते भिड़ते युद्ध के मैदान में जा गिरे। रेनिस को लगा कि वेगा घायल हो चुका होगा और वो निफिक्र होकर उड़ान भर रही थी। तभी अचानक वेना ने मेलिस के गर्दन को दबोच लिया। उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। रेनिस और मेलिस दोनों मारे गए। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें।